हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीके सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम हमारे सिलेबस का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हम ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और एंड में हम 8 मई का एक आर्टिकल देखेंगे जो द हिंदू में था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर वन और द अदर रीज़न ऑलमोस्ट कोविड के टाइम पे हमेशा न्यूज़ में रहा है। अब क्यों न्यूज़ में रहा वो हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल आप ये देखिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को समझने से पहले आपको पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ माइंड या ये एक आइडिया भी हो सकता है, ये एक डिज़ाइन भी हो सकता है, एक इन्वेंशन भी हो सकती है, मैन्युस्क्रिप्ट भी हो सकता है। कोई भी ऐसी क्रिएशन ऑफ माइंड that can ultimately give rise to a useful product and have a useful application। समझ रहे हैं आप? तो कोई भी क्रिएशन ऑफ माइंड या इन्वेंशन या लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, ये सिंबल्स भी हो सकते हैं, नेम्स, इमेजेस एट्सेट्रा, जो हम कॉमर्स में जिनका हम यूज़ कॉमर्स में करते हैं, उन सब को आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोल सकते हो। अब ऐसा राइट जो इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बनाए, समझ रहे हैं आप? ऐसा राइट जो इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाए, उस राइट को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये एक ऐसा राइट होता है एक इन्वेंटर का टू डिराइव इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इस राइट की वजह से एक पेटेंट होल्डर या एक इन्वेंटर, उसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं आउट ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और ऐसा राइट जिस राइट की वजह से दिस इन्वेंटर इज़ गेटिंग मनीटरी रिवॉर्ड्स और गेटिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स आउट ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये यूनिक लीगल राइट्स होते हैं जो एग्जिस्टेंस में है बिकॉज ऑफ द यूनिक एबिलिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स कट इट शॉर्ट। हम यहाँ पे इतना तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है फॉर ग्रांटिंग दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आपको ये अलॉन्ग द टॉपिक ऑफ डिस्कशन समझ आता जाएगा। फ़िलहाल आप ये समझिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, डेटाबेस और ट्रेड सीक्रेट। चलो अब हम ये सारे टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे दिया है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्ट करता है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को रिलेटेड टू ट्रेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा या कोई ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी जो उन्होंने ही या तो इन्वेंट की है या तो उन्हीं को उसका फॉर्मूला पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोक एक कंपनी है, कोका कोला, उनके ड्रिंक बनाने का जो फार्मूला है दैट इज़ विद कोक ओनली। ऐसे ही KFC चिकन का जो मसाला है या KFC चिकन कैसे बनता है क्रिस्पी, उसका भी फार्मूला KFC के पास ही है। सिमिलरली मैगी मसाले में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे उन्होंने वो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया, वो फार्मूला भी नेस्ले के पास है। तो ये सारे जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस के पास ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती है, दे डू नॉट डिस्क्लोज दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू एनीबडी। और इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वो हाईली या क्लोजली गार्ड करते हैं और इसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ट्रेड सीक्रेट बोलते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे अगर हम कॉपीराइट की बात करें, कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स वर्क्स ऑफ ऑथरशिप। अब कॉपीराइट के अंदर क्या क्या चीज़ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क्स को, म्यूज़िकल वर्क्स को, आर्टिस्टिक वर्क्स को, सिनेमोग्राफिक फिल्म्स को, साउंड रिकॉर्डिंग को, फोटोग्राफ को, कंप्यूटर जनरेटेड वर्क को, ये सारी चीज़ों को हम कॉपीराइट्स में प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कॉपीराइट की वजह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपना इंटेलेक्ट या अपना माइंड यूज़ करके कोई मूवी बनाई, कोई ड्राइंग बनाई, कोई बुक लिखी, तो उस चीज़ को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? कॉपीराइट के थ्रू।
क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट इज़ अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? ये वो राइट होता है एक इन्वेंटर का टू डिराइव इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपको तो पहले ही पता है ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे डिराइव करने हैं और आपको कैसे वो मैनेज करना है वो अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो आपको मिलता है डिफरेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से। और ऐसे ही कॉपीराइट एक ऐसा ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। अब अगर ये कॉपीराइट किसी बंदे को मिल गया तो इस कॉपीराइट की वैलिडिटी होती है फॉर ए लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे कि कॉपीराइट मिलने के बाद एक इंडिविजुअल का जो पूरा लाइफ टाइम है उसके नाम पे किसी चीज़ का कॉपीराइट रहता है फॉर हिज एंटायर लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स फ्रॉम हिज डे ऑफ डेथ। जो उसका डे ऑफ डेथ होगा उसके बाद से 60 साल तक उसी के नाम का कॉपीराइट रहता है। तो ट्रेड सीक्रेट के केस में क्या था? दैट वाज अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स। दिस इज़ लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल प्लस 60 ईयर्स। ठीक है, कॉपीराइट। नाउ जो थर्ड टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ पेटेंट। पेटेंट जो है ये एक ऐसा राइट होता है जो ग्रांट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे इन्वेंटर को सो दैट बाकी सब लोग एक्सक्लूड हो जाए फ्रॉम इमिटेटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, यूजिंग और सेलिंग हिज इन्वेंशन। अगर किसी बंदे ने कोई चीज़ बनाई है उस चीज़ पे उस बंदे को अगर पेटेंट मिला तो गवर्नमेंट इस बंदे को राइट देती है, एक हक देती है दैट ही कैन एक्सक्लूड, दिस इन्वेंटर कैन एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम इमिटेटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, यूजिंग और सेलिंग हिज इन्वेंशन। ठीक है, पेटेंट जो है उस बंदे को राइट देता है, एक लीगल राइट देता है। अब अगर हम ये बात करें पेटेंट्स जो है दैट कुड बी ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन या for an innovation or improvement in an invention या for a process that is involved for the creation of an invention और या एक कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आपको एक पेटेंट मिल सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको पेटेंट मिलेगा। किस चीज़ के लिए? पेटेंट इन्वेंशन के लिए मिलेगा, या अगर आप किसी इन्वेंशन में कोई इम्प्रूवमेंट ला रहे हो उसके लिए भी आपको पेटेंट मिल सकता है, या एक प्रोसेस फॉर द इम्प्रूवमेंट और फॉर द इन्वेंशन ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ, उसके लिए भी आपको, उस प्रोसेस के लिए भी आपको पेटेंट मिल सकता है, या एक कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आपको पेटेंट मिल सकता है। जैसे कि एग्जांपल में हमने यहाँ पे लिखा है स्वाइप फीचर या आईफोन का डिज़ाइन, इन सब के लिए उन्होंने ऑलरेडी पेटेंट राइट्स क्लेम कर रखे होते हैं, तब जाके उनको कॉपी नहीं कर रहे हैं एंड्रॉयड वाले। ठीक है, या एंड्रॉयड का आईफोन वाले कॉपी नहीं कर रहे। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि पेटेंट हासिल करने के लिए कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया फुलफ़िल होने के बाद ही एक पेटेंट रजिस्टर हो सकता है फॉर एन इन्वेंशन या फॉर ए प्रोडक्ट ऑफ एन इन्वेंशन। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया क्या है? पहले तो आपका जो प्रोडक्ट है या आप जिस इन्वेंशन के लिए पेटेंट रजिस्टर करना चाहते हो वो तो पहले तो वो नॉवल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉवल, यानी कि न्यू टू द ह्यूमन काइंड, बिल्कुल नई बात होनी चाहिए, वो किसी को इसके बारे में कोई कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। नॉवल, उसके बाद इन्वेंटिवनेस ऑफ दैट प्रोडक्ट और एन इन्वेंशन, यानी कि आपकी इन्वेंशन इतनी ज़्यादा यूनिक होनी चाहिए दैट इट शुड नॉट बी ऑब्वियस टू एनी पर्सन, इट शुड नॉट बी ऑब्वियस। ठीक है, या आपकी जो इनोवेशन होगी किसी भी प्रीवियस इन्वेंशन में, वो इनोवेशन भी ऑब्वियस नहीं होनी चाहिए, दैट हैज़ टू बी वेरी यूनिक। ठीक है, और तीसरी बात, जो चीज़ के लिए आप पेटेंट हासिल करना चाहते हो ना, इट शुड बी हैविंग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और कमर्शियल एप्लीकेशन और कमर्शियल यूज़फुलनेस। ठीक है ना, तो आपको बातें समझ आई। एक तो आपका प्रोडक्ट जिसके लिए आप पेटेंट या आपकी इन्वेंशन जिसके लिए आप पेटेंट हासिल करना चाहते हो वो तो नॉवल होना चाहिए। दूसरा, वो इतना इन्वेंटिव होना चाहिए कि वो एक कॉमन माइंड के लिए ऑब्वियस सी बात नहीं होनी चाहिए। और अगर आप कोई चीज़, कोई इन्वेंशन में कोई चेंज ला रहे हो, दैट इनोवेशन हैज़ टू बी वेरी यूनिक टू द ह्यूमन माइंड और टू द कॉमन माइंड, आई मीन। ठीक है, एक आम इंसान अगर वो गेस कर सकता है, दैट इज़ नॉट द इनोवेशन
विच विल क्वालिफाई फॉर ग्रांटिंग यू ए पेटेंट। ठीक है। तीसरी बात, जिस चीज़ के लिए आपको पेटेंट चाहिए दैट हैज़ टू हैव इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड इंडस्ट्रियल यूजफुलनेस। ठीक है। चौथी बात, जिस चीज़ के लिए आपको पेटेंट चाहिए उस चीज़ के लिए पेटेंट मिलना भी चाहिए, वो उस कैटेगरी में आना चाहिए जिसकी चीज़ के लिए आप पेटेंट हासिल कर सकते हो। जैसे कि आप अगर मेडिसिनल प्लांट्स या कुछ ऐसे ड्रग्स, मेडिसिनल ड्रग्स के लिए पेटेंट हासिल करना चाहोगे तो दैट इज़ नॉट अलाउड, दोज ड्रग्स या दोज प्लांट्स आर नॉट अलाउड टू बी पेटेंटेड। तो ऐसी चीज़ें जिनके लिए पेटेंट करना इज़ नॉट अलाउड अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, तो वो चीज़ों के लिए आप पेटेंट रजिस्टर नहीं कर सकते। आप पेटेंट हासिल करने के लिए आपको पता है 4 कंडीशंस हैज़ टू बी फुलफिल्ड। एक बात, इट हैज़ टू बी नॉवल। सेकंड, इट हैज़ टू बी इनोवेटिव इन सच ए वे दैट इट इज़ अनऑब्वियस फॉर ए कॉमन माइंड। तीसरी बात, इट हैज़ टू हैव एन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और इंडस्ट्रियल यूजफुलनेस। चौथी बात, द पेटेंटेबिलिटी हैज़ टू बी परमिटेड बाय इंडियन पेटेंट एक्ट। अब कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जिनको आप पेटेंट नहीं कर सकते? जैसे कि साइंटिफिक प्रिंसिपल हो, एक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी हो, डिस्कवरी ऑफ एनी काइंड, उसको आप पेटेंट नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा मेथड हो एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, उन मेथड्स को आप पेटेंट नहीं कर सकते। कोई एटॉमिक एनर्जी में अगर कोई इन्वेंशन हो दैट कैन नॉट बी पेटेंटेड। Any invention relating to atomic energy cannot be patented। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। Now the fourth intellectual property that we're going to talk about here is trademark। और trademark is actually used by different industries या different commercial companies or different companies to protect their brands and maintain their uniqueness। ठीक है। ये ट्रेडमार्क्स के द्वारा वो अपनी यूनिकनेस को मेंटेन करते हैं। जैसे कि एप्पल फॉर सेल फोन्स, एप्पल का जो सिंबल है दैट इज़ ट्रेडमार्क, और उस ट्रेडमार्क का इस्तेमाल बाकी लोग नहीं कर सकते। अब सैमसंग वाले उस एप्पल को नहीं चिपका सकते उनके फ़ोन के पीछे, अब ऐसे ही एप्पल वाले सैमसंग का नाम नहीं चिपका सकते और उनका वो ट्रेडमार्क पर्टिकुलर लोगो नहीं चिपका सकते, उनको उस चीज़ को वो कॉपी नहीं कर सकते। अब ट्रेडमार्क हासिल करने के बाद आपको एक लीगल राइट मिलता है कि आप प्रोटेक्ट करें अपने ब्रांड को विद दैट ट्रेडमार्क। इन चीज़ों को और समझने के लिए आप इस टेबल को देखिए। पहली बात, नाउ आप यहाँ पे देखिए पेटेंट्स, इस टेबल में आपको अच्छे से समझ आएंगे। पेटेंट 2 टाइप्स के होते हैं, यूटिलिटी पेटेंट, डिज़ाइन पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट में फंक्शनल एस्पेक्ट इज़ कंसर्न विद यूटिलिटी पेटेंट, दैट इज़ मेक, यूज़, ऑफर, सेल, इम्पोर्ट, सारे फंक्शनैलिटी एस्पेक्ट्स होते हैं एक पेटेंट के। इसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए और ये वैलिड होता है फॉर द स्पेन ऑफ 20 ईयर्स एंड द कंपैरेटिव कॉस्ट आर वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि आपको ये पेटेंट हासिल करने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा। डिज़ाइन पेटेंट में ऑर्नामेंटल फीचर्स आर रिलेटेड टू डिज़ाइन पेटेंट। उस ऑर्नामेंटल फीचर को आप मेक, यूज़, ऑफर, सेल, इंपोर्ट नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन करनी है, 15 साल तक वैलिड रहता है ये पेटेंट एंड कंपैरेटिव कॉस्ट आर वेरी मॉडरेट। ओके, ट्रेडमार्क्स में अगर आप देखें, ट्रेडमार्क्स आर रिलेटेड टू डिफरेंट ब्रांड्स विच आर यूज्ड इन कॉमर्स। रजिस्ट्रेशन इज़ ऑप्शनल, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। पोटेंशियली इंडेफिनिट, लिमिटेड बाय यूज़। ठीक है, इस ट्रेडमार्क का जो टर्म है दैट इज़ इंडेफिनिट और इनएक्सपेंसिव, कोई खर्चा नहीं है। अब कॉपीराइट जो है दैट प्रोटेक्ट्स वर्क्स ऑफ ऑथरशिप, और इन्फ्रिंजमेंट किस चीज़ का हो सकता है? कॉपिंग हो सकती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगेन ऑप्शनल, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करोगे नहीं करोगे आपकी मर्ज़ी। लाइफ टाइम प्लस 70 ईयर्स, प्लस 60 और 70 डिफरेंट जगहों पे अलग अलग चीज़ें लिखी है। पहले ये 70 था, अब ये 60 है। कंपैरेटिव कॉस्ट आर इनएक्सपेंसिव। ट्रेड सीक्रेट्स, ये एक इन्फॉर्मेशन होती है, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन? किसी पर्टिकुलर कंपनी के पर्टिकुलर रेसिपी की हो सकती है, कोई मसाले की हो सकती है, जैसे आपको पहले मैंने पीछे समझाया है ट्रेड सीक्रेट्स। वैसे ही आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेड सीक्रेट्स पोटेंशियली इंडेफिनिट होते हैं एंड इट डिपेंड्स कितना खर्चा आता है उसकी मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, ये सारा ये टेबल आप देख लीजिए। वैसे एक काम आपके काम का है नहीं,
तो आप स्टिल देख लीजिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अब हमारे पास दो और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो बचते हैं। वन इज़ डिज़ाइन, सेकंड इज़ डेटाबेस। अब ये जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन प्रोटेक्ट्स द फॉर्म ऑफ आउटवर्ड अपीयरेंस और एस्थेटिक स्टाइल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड डज नॉट प्रोटेक्ट फंक्शनैलिटी और अनसीन डिज़ाइन एलिमेंट्स। ठीक है, डिज़ाइन में सिर्फ़ और सिर्फ बाहर की चीज़ें जो होती है वही क्या होती है, वही प्रोटेक्ट होती है अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और जो अदरवाइज़ इंटरनल चीज़ें होती हैं दैट कैन नॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक्सटर्नली मनीष मल्होत्रा ने किसी एक चीज़ को डिज़ाइन किया, अब इंटरनल डिज़ाइन क्या है किसी अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लहंगा की बात करें, मनीष मल्होत्रा लहंगा का डिज़ाइन कर रहे हैं और बाहर से उसने एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल डिज़ाइन दिया है उस लहंगा का, उस डिज़ाइन की कॉपी नहीं हो सकती। बट इंटरनली अगर उसने कोई स्टफिंग ऐसी की है जिसको बाद में कोई कॉपी भी करे, उसके लिए ये डिज़ाइन एज पेटेंट राइट नहीं मिलता है। ठीक है, तो डिज़ाइन एज पेटेंट राइट इज़ ग्रांटेड फॉर एस्थेटिक स्टाइल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड फॉर अपीयरेंस, नॉट फॉर इंटरनल डिज़ाइन। ठीक है, नाउ अगर हम अब डेटाबेस एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें, ये प्रॉपर्टी जो है डेटाबेस, इट वुड प्रिवेंट समबडी फ्रॉम कॉपीइंग ऑफ सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ ए डेटाबेस। बट ये इंफॉर्मेशन को ही प्रोटेक्ट करेगा, एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। द प्रोटेक्शन इज़ नॉट ओवर द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बट ऑन द इंफॉर्मेशन इटसेल्फ, क्योंकि डिफरेंट डेटाबेस में डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है। अब जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए आपको डेटाबेस राइट मिला है, दैट इंफॉर्मेशन इज़ प्रोटेक्टेड अंडर दैट डेटाबेस राइट। उसका एक्सप्रेशन वो प्रोटेक्ट नहीं होता है इस डेटाबेस राइट में। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं और न्यूज़ में भी ज़्यादातर रहते नहीं हैं ये, तो आप ये देख लेना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैंने ये बताया। मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो मिलता है किसी भी बंदे को, हर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो मेन मोटिव और पर्पस होता है दैट इज़ प्रमोशन ऑफ इनोवेशन। ठीक है, और ये पेटेंट की बात अगर हम करें, पेटेंट इज़ ग्रांटेड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। आपको ये याद रखना चाहिए कौन पेटेंट इशू करता है। ठीक है, इट इज़ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स अंडर DPIIT। ओके, इस पे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ़ वी गो बाय द हिस्ट्री ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो पहला लॉ पास हुआ था रिगार्डिंग दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, दैट वाज पास्ड इन वेनिस इन 1474, जिस लॉ ने मोनोपोली राइट्स दिए थे आर्टिसंस ऑफ दैट टाइम फॉर देयर इन्वेंशन। इंडिया में कौन सी लेजिस्लेशंस ऐसी है विच आर कवरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसको हम देख लेते हैं। देखो, डायरेक्टली तो आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे इस टॉपिक पे, आई मीन इन लेजिस्लेशंस पे, बट इन लेजिस्लेशंस का रेफरेंस देके आप इन पॉइंट्स को एज फोल्डर मटेरियल यूज़ कर सकते हो मेंस आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो कौन सी लेजिस्लेशंस है विच आर कवरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। अगर हम पेटेंट्स की बात करें, द पेटेंट एक्ट 1970 जो अमेंड हुआ 1999 और 2002 में, ये एक्ट कवर करता है द पेटेंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग पेटेंट्स। और ये जो पेटेंट एक्ट 1970 और इसका जो लेटेस्ट अमेंडमेंट 2002 है, इट कैम इनटू फोर्स इन 2003। अगर हम डिज़ाइंस की बात करें, ए न्यू डिज़ाइन एक्ट 2000 हैज़ बीन इनैक्टेड सुपरसीडिंग द अर्लियर डिज़ाइंस एक्ट 1911। तो अब हमारे पास डिज़ाइन एक्ट 2000 है विच इज़ सुपरसीडिंग डिज़ाइंस एक्ट 1911। एंड फॉर ट्रेडमार्क वी हैव ए न्यू ट्रेडमार्क एक्ट 1999 जो सुपरसीड किया द अर्लियर ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 को। द एक्ट कैम इन फोर्स इन 2003 सितंबर। अब कॉपीराइट के लिए हमारे पास है द कॉपीराइट एक्ट 1957
जिसको बार बार अमेंड किया गया, लाइक 1983 में, 84 में, 92 में, 94 में, 99 में। और हमारे पास है कॉपीराइट के लिए कॉपीराइट रूल्स 1958। देखो, आपको ये डेट्स वगैरह याद नहीं रखने, बट ये एक्ट का रेफरेंस देके हर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए जो एक्ट है उनका रेफरेंस देके आप अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हो मेंस आंसर राइटिंग में। अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। और कौन सी लेजिस्लेशन है विच आर कवरिंग दीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़? प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन के लिए कोई एक्सक्लूसिव एक्ट तो है नहीं, बट ये आएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। जोग्राफिकल इंडिकेशंस की अगर हम बात करें, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। अभी आपने जोग्राफिकल इंडिकेशंस नहीं पढ़े हैं, ये हम अलग से पढ़ेंगे। तो इस जोग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए हमारे पास है द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। सिमिलरली हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 है, जो कि प्लांट वैरायटीज़ को प्रोटेक्ट करता है। सिमिलरली हमारे पास नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2000 है, विच शैल प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू आवर बायोडाइवर्सिटी। तो ये सारे एक्ट्स हैं विच आर कवरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया, ठीक है, सॉरी। सो इन सारे एक्ट्स को आप पासिंग बाय रेफरेंस के थ्रू एज फोल्डर मटेरियल यूज़ कर सकते हो यूपीएससी मेंस में या पीएससी मेंस में। सॉरी, मेरा गला ख़राब हो रहा है अभी। तो अगर आपको ये चीज़ें याद रही तो ठीक, नहीं रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट डोंट वरी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर आर सम इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विच आर रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो हम देख लेते हैं। पहला है पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1833। इसके बाद हम देखेंगे बर्न कन्वेंशन 1886। उसके बाद हम देखेंगे मैड्रिड सिस्टम। उसके बाद हम देखेंगे मैड्रिड प्रोटोकॉल। वैसे ही हम उसके बाद देखेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO 1970। उसके बाद हम देखेंगे जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT, आपने सुना होगा 1948। ऐसे ही हम उसके बाद देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। उसके बाद हम देखेंगे द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ IPR 1995 ट्रिप्स TRIPS, इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यूरोपियन पेटेंट कन्वेंशन क्या है 1978। उसके बाद हम देखेंगे ट्रिप्स प्लस क्या है। उसके बाद हम आगे और डेटा एक्सक्लूसिविटी क्या है वो सब देखेंगे। फ़िलहाल के लिए आप ये देख लीजिए। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में सबसे पहले हम पेरिस कन्वेंशन की बात करने वाले हैं। पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1833। तो 1833 में ये पेरिस कन्वेंशन साइन हुआ था। और कन्वेंशन का मतलब क्या हुआ? कन्वेंशन एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ और एंड इज़ यूजुअली एन इंस्ट्रूमेंट। कन्वेंशन इज़ यूजुअली एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ नेगोशिएटेड अंडर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, उसकी सुपरविजन के अंडर एक फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट, फॉर्मल एग्रीमेंट जब साइन होता है अलग अलग दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में, उसको हम कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। अब पेरिस कन्वेंशन में क्या हुआ? पेरिस कन्वेंशन को बोला जाता है वन ऑफ द फर्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रीटीज़ भी। और इसमें क्या हुआ? इसमें एक यूनियन बनाया गया। यूनियन किस बात के लिए? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक यूनियन बनाया गया अंडर पेरिस कन्वेंशन। और वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी जिनके प्रोटेक्शन के लिए ये यूनियन बनाया गया था? दैट वाज ट्रेडमार्क, पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट्स एंड डिज़ाइंस। इन सारे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ के प्रोटेक्शन के लिए ये यूनियन को बनाया गया था, ठीक है। अब ये जो कन्वेंशन है ना, पेरिस कन्वेंशन, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप ये याद रखिए, ये पेरिस कन्वेंशन जो है इसको एडमिनिस्टर अब कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है। इंडिया इसका मेंबर बना है 1998 में। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट कन्वेंशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज बर्न कन्वेंशन 1886 विच वाज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। ठीक है। दिस वाज अडॉप्टेड इन 1887 में ये अडॉप्ट हुआ और कैम इनटू फोर्स इन 1887। 1886 में ये अडॉप्ट हुआ, 1887 में ये इट कैम इनटू फोर्स। ठीक है। अब ये जो बर्न कन्वेंशन है, इट वाज कंसर्निंग कॉपीराइट्स। ठीक है। दिस कन्वेंशन ऑन कॉपीराइट्स रेस्ट्स ऑन 3 प्रिंसिपल। अब क्या क्या प्रिंसिपल्स है जिन पे ये कन्वेंशन काम कर रहा था? दैट वाज नेशनल ट्रीटमेंट, दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीज़। हर एक बंदा जिसका कोई पर्टिकुलर कॉपीराइट हो, जिसके पास किसी चीज़ का पर्टिकुलर कॉपीराइट हो, उसके प्रति कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज ही इज़ नॉट फ्रॉम ए पर्टिकुलर कंट्री। तो जैसे आप नेशनल सिटीजन्स के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, वैसे ही इंटरनेशनल कोई इंडिविजुअल हो उसके साथ भी आप वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसे आप अपने सिटीजन्स के साथ करते हो। सो नेशनल ट्रीटमेंट वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स which was discussed in this Berne Convention. Second principle, it was automatic protection. Automatic protection का मतलब हुआ कि अगर कोई बंदे के पास कोई कॉपीराइट है या उसने अगर उस कॉपीराइट के लिए अप्लाई नहीं किया, then there has to be automatic protection for that artistic work or for that literary work. There has to be no registration and no fee deposit for the literary or the artistic work. वो automatically protect होनी चाहिए. Third principle was independence of protection. ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, पहले मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया, पेरिस कन्वेंशन में 3 प्रिंसिपल्स थे। पेरिस कन्वेंशन was also based on 3 principles. First was national treatment, same as that of Berne Convention. Second one was right to priority. राइट टू प्रायोरिटी का मतलब ये हुआ वेदर ए कंट्री वांट्स टू गेट एन इंडस्ट्रियल पेटेंट और नॉट। लाइक किसी कंट्री में अगर कोई पर्टिकुलर ट्रेडमार्क है या पर्टिकुलर पेटेंट है, अगर कोई कंट्री वो इंडस्ट्रियल पेटेंट को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं तो देयर हैज़ टू बी राइट ऑफ प्रायोरिटी। उनको प्रायोरिटाइज करने का हक है कि वो ये चीज़ों को क्या करना चाहते हैं, वो इनको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं अंडर दीज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़। ठीक है। तो राइट टू प्रायोरिटी उनका इसमें सेकंड प्रिंसिपल था और इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट वाज द थर्ड प्रिंसिपल फॉर दिस पेरिस कन्वेंशन। सो बर्न कन्वेंशन में जो 3 प्रिंसिपल्स थे, दैट आर नेशनल ट्रीटमेंट, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोटेक्शन. And this Berne Convention actually laid down the minimum standards for protection to be granted for these literary works and artistic works. ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।